Hello everyone. In this session we will discuss approach of capital structure. The full form of approach is Modi-Gilani approach. This is irrelevance theory of capital structure. Irrelevance means where capital structure has no effect on value of the firm. This approach supports to net operating income approach, which we have already discussed in last video. According to net operating approach, if debt capital composition is increased in capital structure, then cost of equity is also increased, but overall cost of capital remain constant. So resultant value of firm will also constant. यदि हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट का रेशियो इंक्रीज कर दें तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट रहती है और वैल्यू ऑफ फर्म भी हमारी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। यह हमने लास्ट नेट ऑपरेटिंग इनकम में कंक्लूजन निकाला था और उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट है तो वैल्यू ऑफ फर्म भी हमारी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मोदी-गिलानी अप्रोच भी इसी अप्रोच को सपोर्ट करती है। नाउ क्वेश्चन इज देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमएम एंड एनओआई अप्रोच। तो एनओआई अप्रोच हमारी थ्योरेटिकल अप्रोच है, जबकि एमएम अप्रोच हमारी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है। इस अप्रोच की मैथोलॉजी नेट ऑपरेटिंग इनकम की मैथोलॉजी से डिफर है। इन्होंने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए बिहेवियर जस्टिफिकेशन टर्म को यूज़ किया है। दिस अप्रोच प्रोवाइड्स बिहेवियर जस्टिफिकेशन फॉर कांस्टेंट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ फर्म। बिहेवियर जस्टिफिकेशन का रिलेशन इन्होंने स्टॉक मार्केट से लिया है और इसी बेस पर इन्होंने अपनी थ्योरी को दो प्रोपोजिशन में डिवाइड किया है, प्रोपोजिशन 1 और प्रोपोजिशन 2। प्रोपोजिशन 1 में इन्होंने टैक्स को कंसिडर नहीं किया है, जबकि प्रोपोजिशन 2 में इन्होंने टैक्स को कंसिडर किया है। तो सबसे पहले हम प्रोपोजिशन 1 को स्टडी करते हैं। इस अप्रोच में ये मान लिया गया है कि सिक्योरिटीज़ का परफेक्ट मार्केट है, वेयर इन्वेस्टर्स आर फ्री टू बाय और सेल सिक्योरिटीज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फर्म। They behave rationally and there is no transaction cost of buying and selling securities. Even the investors can borrow or lend on the same terms. परफेक्ट मार्केट में सारे इन्वेस्टर्स हमारे रैशनल हैं और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल कर सकते हैं। सेकेंड, उन्होंने कहा कि ऑल इन्वेस्टर्स हैव द सेम एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सभी इन्वेस्टर्स की कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सेम एक्सपेक्टेशंस हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। थर्ड, उन्होंने कहा फर्म्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू होमोजेनियस रिस्क क्लासेस इफ देयर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स हैव आइडेंटिकल रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने माना है इफ फर्म्स एक्सपेक्टेड अर्निंग्स हैव आइडेंटिकल रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट द डेब्ट इक्विटी मिक्स they consider to be belong a homogeneous risk class। यदि फर्म की एक्सपेक्टेड अर्निंग्स और उनकी रिस्क की सारी करेक्टरिस्टिक सेम हो तो उन्हें एक कैटेगरी में रखा जाए, जिसके लिए उन्होंने टर्म यूज़ करा है होमोजेनियस रिस्क क्लास। नेक्स्ट, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल फर्म्स आर डिफरेंट, आर्बिट्रेज प्रोसेस विल बी टेक प्लेस and in this process investors will switch their securities between identical firms, it means from levered firms to unlevered firms, and receive the same returns from both firms। नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि यदि आइडेंटिकल फर्म्स की मार्केट वैल्यू डिफरेंट है तो हमें आर्बिट्रेज प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज आर्बिट्रेज प्रोसेस। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस मीन्स उन सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करना जिनके प्राइस का इक्विलिब्रियम नहीं है। इट मीन्स ऐसे सिक्योरिटीज़ जो कि स्टॉक मार्केट में या तो अंडर वैल्यूड हैं या ओवर वैल्यूड हैं, उन सिक्योरिटीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बाय एंड सेल करना चाहिए जब तक उनका स्टॉक मार्केट में प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता। नाउ क्वेश्चन इज अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ एंड ओवर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ क्या हैं और किनको बाय करना चाहिए और किनको सेल करना चाहिए। तो इस प्रोसेस में अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ जिनकी एक्चुअल वैल्यू तो ज़्यादा होती है लेकिन मार्केट वैल्यू कम है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बाय किया जाता है
और ओवर वैल्यूड सिक्योरिटीज जिनकी एक्चुअल वैल्यू तो कम है लेकिन मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जाता है। तो इसी आर्बिट्रेज प्रोसेस में इन सिक्योरिटीज़ का बाय और सेल तब तक चलता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम रीस्टोर ना हो जाए। इन्वेस्टर्स आइडेंटिकल फर्म्स में अपनी सिक्योरिटीज़ को स्विच कर सकते हैं। वह लिवर्ड फर्म से अनलिवर्ड फर्म में ट्रांसफ़र हो सकते हैं और इस ट्रांसफ़र में होने पर भी रिजल्टेंट उनके वैल्यू ऑफ फर्म में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। फर्म्स के रिटर्न्स हमारे कैसे होंगे? सेम होंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इट मीन्स वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर हमने दो टर्म्स यूज़ करे हैं, एक लिवर्ड एंड अनलिवर्ड। व्हाट इज दिस? तो लिवर्ड फर्म ऐसे फर्म्स होते हैं जिसमें डेब्ट और इक्विटी का कंट्रीब्यूशन होता है। इट मीन्स दोनों तरीके की कैपिटल का मिक्सचर हो। और अनलिवर्ड फर्म्स ऐसी फर्म्स होती हैं जिसमें केवल इक्विटी का ही रेशियो होता है। तो मोदी गिलानी अप्रोच के फर्स्ट प्रोपोजिशन में उन्होंने टैक्स को कंसिडर नहीं किया है और टैक्स को कंसिडर ना करके उन्होंने केवल आर्बिट्रेज प्रोसेस के ऊपर फोकस किया है और उसी को इस थ्योरी का क्रक्स माना है। एंड रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए उन्होंने वही फॉर्मूला यूज़ करा है जो नेट ऑपरेटिंग इनकम को में हमने यूज़ किया था, NOI अपॉन KO। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और एट लास्ट उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि दिस अप्रोच ensures that two firms which are exactly similar in all respect except leverage cannot have different value. Capital structure decision of a firm does not affect its market value. कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हमारी वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज प्रोपोजिशन 2। इस प्रोपोजिशन में MM अप्रोच में कहा गया है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू द कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस अ प्रीमियम फ्रॉम फॉर फाइनेंशियल रिस्क विच इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी and the cutoff rate for the investment purpose is completely independently of the way in which investment is financed. यदि डेब्ट का रेशियो कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज होता है तो इक्विटी के लिए रिस्क बढ़ जाता है। हम ये भी कह सकते हैं जब डेब्ट और इक्विटी का रेशियो चेंज हो तो इक्विटी के लिए रिस्क बढ़ जाता है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी इंक्रीज होती है, उसी इंक्रीज को इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल रिस्क पर होने वाले प्रीमियम के बराबर। हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी इंक्रीज होती है? फाइनेंशियल रिस्क पर होने वाले प्रीमियम के बराबर, जिसे हम फॉर्मूले से शो करते हैं प्रीमियम इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल माइनस कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल मल्टीप्लाई बाय D, that means market value of debt capital divided by market value of equity। ये फॉर्मूला हमको बताता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी कितनी इंक्रीज हो रही है। तो कितनी इंक्रीज होगी? फाइनेंशियल रिस्क पर होने वाले प्रीमियम के बराबर। और वो प्रीमियम हमारा किस फॉर्मूले से फाउंड आउट हो सकता है? हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस KD इंटू D अपॉन S। बट the cutoff rate for investment purpose is completely independent of the way in which an investment is financed, but इनके अनुसार कट ऑफ रेट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। मीन्स जिसको जितना डिस्ट्रीब्यूशन मिलना है उसको उतना ही मिलेगा। लीवरेज का इन्वेस्टमेंट के कट ऑफ रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इट विल बी इंडिपेंडेंट। हम सेकेंड प्रोपोजिशन को और यदि और एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि लिवर्ड फर्म की वैल्यू हमेशा अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू से ज़्यादा होती है। हमने अभी पढ़ा कि जो प्रीमियम है वो हमारा इस फॉर्मूले के इक्वलेंट है।
तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी जो इंक्रीज हो रही है, हमने क्या कहा कि अगर डेब्ट कैपिटल का रेशियो इंक्रीज हो जाए तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो कितनी इंक्रीज हो जाती है? दैट मीन्स के ई इक्वल टू के ओ प्लस प्रीमियम। कितना प्रीमियम है? प्रीमियम ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। इस रेशियो से हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन किन फर्म्स की इंक्रीज होगी? जो फर्म्स हमारी लिवर्ड हो। इट मीन्स जिन फर्म्स में हमारा डेब्ट का रेशियो हो। क्योंकि सेकेंड प्रोपोजिशन में एमएम अप्रोच ने टैक्स को कंसिडर करा है और टैक्स हमेशा हमारा एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है? डिडक्टेबल एक्सपेंस है। लिवर्ड फर्म की वैल्यू हमेशा अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू से ज़्यादा होती है ओनली ड्यू टू द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स, बिकॉज इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल एक्सपेंस और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से ज़्यादा होता है। अगेन क्वेश्चन अराइज कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब है वो रेट जो टैक्स को डिडक्ट करने के बाद रिसीव होता है। वो रेट जो टैक्स को डिडक्ट करने के बाद रिसीव होता है और वह डिडक्शन का पार्ट ही फर्म की सेविंग होती है। वह डिडक्शन का पार्ट ही फर्म की सेविंग होती है जिसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाती है और लिवर्ड फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के डिक्रीज होते ही हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी और लिवर्ड फर्म की वैल्यू भी कैसी होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो कंक्लूजन इज दिस कि वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म वुड बी मोर ऑलवेज दैट ऑफ द अनलिवर्ड फर्म बाय द अमाउंट इक्वल टू द लिवर्ड फर्म डेब्ट मल्टीप्लाइड बाय द टैक्स रेट। इट मीन्स सेकेंड प्रोपोजिशन में एमएम अप्रोच ने टैक्स को कंसिडर करा और टैक्स एक हमारा डिडक्टेबल एक्सपेंस है जिसको कंसिडर करने से हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसी हो जाती है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल हमारी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। उसका बेनिफिट मिल जाता है और उसी बेनिफिट से हमारी लिवर्ड फर्म की वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी उस रेशियो से इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज MM approach which explains irrelevance theory, irrelevance concept of the capital structure.